हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिस्कस किया था। और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं। एक तो डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, दूसरा हमने पढ़ा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट टाइम इसको बताया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कंसेप्चुअल बात बताई थी। न्यूमेरिकल देखेंगे, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी क्या है, डेल्टा पी डेट इज इक्वल टू एच और 4 पाई। प्रॉब्लम देखेंगे इससे रिलेटेड बेटा। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, अगर बोल दिया जाए एक गोल्फ बॉल है, गोल्फ एक गेम है, हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम and speed of 45 मीटर पर सेकेंड। एक गोल्फ बॉल है जिसका मास कितना है, 40 ग्राम जिसका मास है, स्पीड कितनी है, स्पीड इतनी है। फिर कह रहा है इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड, इफ द स्पीड कैन बी measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position, calculate the uncertainty in position। ये बताना है आपको। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोल्फ बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है, स्पीड इतनी है। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ, अगर स्पीड मेजर करी जा रही है कितनी एक्यूरेसी में, 2% में, तो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यानी कि आपको क्या निकालना है इसमें, आपको डेल्टा एक्स निकालना है। और डेल्टा वी के बारे में आपको बता रखा है कितना है भाई, 2% है। 2% का क्या मतलब होता है, 2/100। 10% का मतलब 10/100। 2% का मतलब बेटा परसेंट मीन्स 100, तो 2/100 इंटू जो स्पीड है बॉल की वो कितनी है, 45 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 2/100 किसका है, 45 मीटर पर सेकेंड का। एक गोल्फ मास है इतना, स्पीड ऑफ दिस, स्पीड मेजर की जा रही है एक्यूरेसी में 2%। किसकी एक्यूरेसी है 2% की, इसकी जो स्पीड से मूव कर रही है। तो ये कितना आ गया बेटा, यहाँ से ये आ गया 90/100। तो आप ये कहोगे कि 0.9 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो आप ये फार्मूला पढ़ के आए हो, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी डेट इज इक्वल टू एच और 4 पाई। तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स निकाल देंगे। डेल्टा एक्स क्या आएगा, इसकी वैल्यू देखो 6.626 SI यूनिट में है, -34, और 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है बेटा, 3.14। और ये जो मास है, और ये इधर आ गए नीचे, इधर मल्टीप्लाई में, इसके साथ इधर डिवाइड में आ गए। मास कितना है देखो, 40 ग्राम है। किलोग्राम में बदलोगे SI यूनिट में, तो SI यूनिट में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, 40 इंटू 10 की पावर, ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो -3 किलोग्राम लिख देंगे। और ये डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी हमने यहाँ से निकाला है कि 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो जो डेल्टा एक्स यहाँ से सब कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई 1.4 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। ये इसका डेल्टा एक्स है। एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, ये है चीज़। बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं। अगली प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। सेकंड प्रॉब्लम है, जैसे इसमें अगर बोल दिया जाए इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद a velocity of 6
600 meter per second, which is accurate up to 0.005%, then calculate the uncertainty in its position. तो ये क्या जा रहा है इसमें कि कोई प्रॉब्लम, देखो बेटा, कि कोई इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, कोई इलेक्ट्रॉन है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 600 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विच इज एक्यूरेट। अब 600 मीटर पर सेकंड में कितनी एक्यूरेसी है, एक्यूरेट अप टू 0.005%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा एक्स आपको निकालना है। देखो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में कितनी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बता रहा है आपको कितनी है भाई, 0.005% है, यानी कि 0.005% का मतलब तो यही होगा कि 0.005/100 किसका, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 600 मीटर पर सेकंड इसका। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया बेटा 0.03 मीटर पर सेकंड, ये आ जाता है। तो अब आपको डेल्टा एक्स निकालना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जब डेल्टा एक्स निकालेंगे, डेल्टा एक्स क्या आएगा, h/4π, यहाँ m जो डेल्टा वी था तो इसको मैं साथ मल्टीप्लाई कर दिया m डेल्टा वी। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, h की क्या वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 × 3.14। मास कितना है, मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी इतना निकाला है 3 × 10⁻²। तो इस सब को जब तुम सोल्व करोगे यहाँ तो जो डेल्टा एक्स निकल के आया है, इसमें डेल्टा एक्स निकल के आया 1.9 × 10⁻³ मीटर, ये इसमें इसका डेल्टा एक्स आ जाता है। तो ये तो देखो जैसे इसकी प्रॉब्लम हमने करी है। अब ना बोहर मॉडल जो हमने डिस्कस किया था उसकी फेलियर की बात बता रहा हूँ कि बोहर मॉडल क्यों फेल हो गया था, कहाँ उसका फेलियर था। देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट इसमें बोहर मॉडल की फेलियर एक बार बता देता हूँ। फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। अब देखो क्या होता है कि बोहर की थ्योरी में क्या बताया गया था कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है। बोहर की थ्योरी में जो बताया गया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट। अगर बेटा ऑर्बिट सर्कुलर हैं, इफ़ ऑर्बिट आर सर्कुलर, अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो इसका मतलब ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स का जो इस ऑर्बिट में पाथ है ना, जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मूव कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का हमने पाथ डिफाइन कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ बता दिया। तभी तो पाथ बताएंगे तो तभी तो सर्कुलर कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन का पाथ कब डिफाइन किया जा सकता है, जब हम व्हेन साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी बता सकें। दोबारा देखो, मैं कह रहा हूँ कि बोर की थ्योरी में ये बताया गया था कि न्यूक्लियस के बाहर ना सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसका पाथ डिफाइन नहीं हो गया, पाथ ही बता दिया गया बोहर के द्वारा। बट इलेक्ट्रॉन का पाथ कब एग्जैक्ट बताया जा सकता है बेटा, मतलब ये इसका पाथ हो गया, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है यही तो इसका पाथ हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफाइन कर दिया। और इलेक्ट्रॉन का पाथ कब डिफाइन किया जा सकता है, कब एक्सप्लेन करा जा सकता है, जब हम एक साथ साइमल्टेनियसली पोजीशन भी बता पाएँ और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बता पाएँ। तो आप क्या बताना भाई, क्या एक साथ हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी बता सकते हैं?
हम एक साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी हम नहीं बता सकते। साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये तो सीख के आए हम किस में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है ना, ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा। क्योंकि बेटा सर्कुलर पाथ तब कहा जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन का, सर्कुलर ऑर्बिट तब कहा जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफाइन हो। पाथ डिफाइन कब हो सकता है? जब एक साथ हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी बता दें। बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ के आए हैं कि एक साथ दोनों चीज़ हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। एक चीज़ सर्टेनिटी के साथ बताएंगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब जो ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट कैसे बोले गए? सर्कुलर। अगर ऑर्बिट सर्कुलर हो जाता है तो इसका मतलब एटम कैसा है? फ्लैट है। और हम पढ़ के आए हैं कि एटम फ्लैट नहीं होता। एटम कैसा होता है बेटा? 3D में होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो इसका मतलब जो ये बोर की थ्योरी वाली ये जो बात थी कि जो ऑर्बिट होते हैं ये कैसे होते हैं? सर्कुलर। यानी कि ऑर्बिट सर्कुलर होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में मूव कर रहा है। एक डेफिनेट पाथ में मूव करेगा तो इसकी पोजीशन और वेलोसिटी बताई जा सकती है। बट क्या आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये सीख के नहीं आए कि हम इलेक्ट्रॉन का एक साथ पाथ और उसकी वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। तो ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं या इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ये बात यहाँ फेल हो गई थी जो कि बोहर के मॉडल में बताई गई थी। एक तो ये बात है भाई कि जो ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं ये बात गलत हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में मूव करता है, ये बात गलत है। दूसरी क्या कमी है? दूसरी कमी ये है बोहर के मॉडल में, बोहर के मॉडल की दूसरी क्या कमी है? देखो हम डी ब्रोगली कंसेप्ट में क्या पढ़ के आए हैं? डी ब्रोगली कंसेप्ट में हम ये पढ़ के आए हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल बिहेवियर होता है, ड्यूअल का मतलब दो तरह का नेचर, ऐसे ही जो मेटीरियल पार्टिकल होते हैं, मेटीरियल पार्टिकल जो होते हैं ना, जैसे हम लाइट का नेचर नहीं पढ़ के आए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो तरह का बिहेवियर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ऐसे ही डी ब्रोगली कंसेप्ट में हम पढ़ के आए हैं कि जो मेटेरियल पार्टिकल है ना, उनका भी ड्यूअल नेचर होता है। कौन सा? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर नहीं हमने पढ़ा डी ब्रोगली कंसेप्ट में, उसकी वेवलेंथ हमने निकाली थी। और मेटेरियल पार्टिकल तो ये हैं ही। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट में ये बताया गया है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, जैसे ये रीजन हो गया, ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है? स्पेस है, रीजन है, 3D स्पेस में कहूँगा इसको, 3 डायमेंशनल स्पेस। इसमें इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन शो करता है ऐसे, इसमें इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन शो करता है। तो बेटा सेकंड लिमिटेशन ये है कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का ना वेव लाइक मोशन, वेव लाइक मोशन, क्या ये कंसिडर किया गया था बोहर के मॉडल में? क्योंकि बोहर मॉडल में तो ये कहा था ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक मोशन तो कंसिडर ही नहीं किया गया था। तो अब ना वेव लाइक मोशन भी इसमें कंसिडर किया जाएगा, किसमें? आगे जो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। तो ये दो कमियां हैं, एक तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक मोशन कंसिडर नहीं किया था डी ब्रोगली कंसेप्ट में, जो हम पढ़ के आए हैं कि वेव लाइक मोशन होगा क्योंकि मेटल पार्टिकल का वेव लाइक नेचर होता है। यानी कि डी ब्रोगली कंसेप्ट में जो हमने पढ़ा है कि मेटल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, या न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक मोशन, एक तो ये नहीं बताया था बोहर मॉडल में, दूसरा ये बता दिया था बोहर मॉडल में कि ऑर्बिट कैसे हैं? सर्कुलर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफाइन कर दिया था। इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफाइन कब हो सकता है? जब उसकी पोजीशन और वेलोसिटी हम एग्जैक्ट बता सकें एक साथ। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। कहाँ से सीखा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने सीखा है। अब हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे इसमें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो दो कंसेप्ट हमने सीख लिए, कौन कौन से? डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
तो इसके बेस पे मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अब आपको बता रहा हूँ। तो क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है एटम का, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम का, ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? इट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये किन दो के ऊपर बेस्ड है? कौन से दो कंसेप्ट जो हम पढ़ के आए हैं? ये दो कंसेप्ट जो हम पढ़ के आए हैं, एक तो डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये फ्लो चार्ट आप समझो भाई। देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसिडर करके ये मॉडल दिया गया है। और ये क्या कहता है? डी ब्रोगली कंसेप्ट ये कहता है कि जो मेटल पार्टिकल होते हैं ना, उनका भी दो तरह का नेचर होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। जैसे लाइट का दो तरह का नेचर हम पढ़ के आए हैं। और ये क्या कहता है कंसेप्ट? एक साथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हमें पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते, उसमें एक में कुछ ना कुछ क्या आएगी? अनसर्टेनिटी आती है। तो इन दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल दिया गया है। कौन सा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और किसके ऊपर बेस्ड है ये? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब देखो जी, मैं आपको बता रहा हूं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक इक्वेशन बताऊंगा, मैथमेटिकल इक्वेशन। देखो क्या था कि एरविन श्रोडिंगर ना एक साइंटिस्ट है, एरविन स्क्रोडिंगर। इसने क्या करा? एरविन श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी जिसमें न्यूक्लियस के बाहर, एरविन श्रोडिंगर ने क्या किया था, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, वो वेव लाइक मोशन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, मैंने आपको बताया कि डी ब्रोगली कंसेप्ट में कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव एसोसिएटेड होंगी। डी ब्रोगली कंसेप्ट में हम पढ़ के तो आए हैं कि यानी कि एरविन श्रोडिंगर ने क्या किया कि इसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी। मैथमेटिकल इक्वेशन में ये बताया गया कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का 3D स्पेस में वेव लाइक मोशन है, उसके लिए एक इक्वेशन दी। यानी कि एरविन श्रोडिंगर ने क्या किया, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक मोशन है या इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी। क्या है वो इक्वेशन, एक बार देखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन है कर्ली स्क्वेयर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर साई, इसको कर्ली बोलते हैं बेटा, कर्ली स्क्वेयर साई। साई क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। कर्ली एक्स स्क्वेयर और ये कर्ली वाई स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर साई कर्ली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाय एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। देखो जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वेव लाइक मोशन होता है। अब इसमें समझना भाई, एक्स वाई जेड क्या है बेटा? एक्स वाई जेड आर 3 कोऑर्डिनेट्स। स्पेस में एक्स वाई जेड क्या है? 3 कोऑर्डिनेट हैं। और साई यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साई रिप्रेजेंट कर रहा है वेव का एम्पलीट्यूड। साई क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेव का एम्पलीट्यूड। अब वेव कौन सी भाई? देखो वेव आपको बताया था कि वेव्स ये होती हैं, दीज आर वेव्स। और ये वेव का क्या है? क्रस्ट है।
और जो वेव का क्रस्ट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वेव का क्या है, ये वेव का क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, इस क्रस्ट की हाइट कितनी है, हाइट जितनी ज़्यादा होगी इस क्रस्ट की, इसकी ऊंचाई जितनी होगी, हाइट जितनी ज़्यादा होगी, इस वेव का एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो साई क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, साई हमें वेव का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अब देखो भाई ई क्या है, ई है टोटल एनर्जी। ई क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, टोटल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के बाहर। और वी क्या है, वी पोटेंशियल एनर्जी है। वी क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसकी जगह मैं पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ। तो एक्स वाई जेड का मीनिंग आपको पता लग गया, साई का मतलब पता लग गया आपको। साई क्या होता है, वेव का एम्पलीट्यूड होता है। ई टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, एम मास है इलेक्ट्रॉन का, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो एच है यहाँ पे, एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो भाई, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में। एच के ऊपर ये कैप लगा रखी, कैप लगाते हैं ऑपरेटर के लिए, एच साई इज इक्वल टू ई साई। और एच यहां पे क्या है, एच एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। एच क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। यानी कि इस इक्वेशन को मैंने अब ऐसे लिख दिया। तो एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, एच रिप्रेजेंट करता है एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। कैप ऑपरेटर के लिए लगाते हैं, डेट इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वेयर बाय 8 पाई स्क्वेयर एम डेल स्क्वेयर प्लस वी। ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको, एच बार को, यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देखो ये जो वैल्यू लिखी है ना मैंने, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इन्वर्स करके लिख दिया, माइनस साइन के साथ लिख दिया। तो इसको इन्वर्स कर दिया, ये एच स्क्वेयर बाय 8 पाई स्क्वेयर एम। और जो डेल स्क्वेयर होता है ना, डेल स्क्वेयर की वैल्यू ये है, ये जो मैंने सर्कल कर दिया ना ब्रेक इससे, स्केच से, डेल स्क्वेयर की वैल्यू ये है 8 पाई स्क्वेयर एम बाय एच स्क्वेयर। ये तो यहाँ लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, डेल स्क्वेयर लिखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये नहीं ध्यान देना तो इसको देख लो, सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। 1 नंबर में कई बार स्कूल में पूछ ली जाती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। अब देखो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, इसका बेनिफिट हमें क्या है, इससे हमें क्या पता लगता है। देखो एक बार, जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख दी, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को सोल्व किया जाए, अगर इसके इक्वेशन को सोल्व किया जाए तो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये जो पॉइंट है ना, ये नोट ध्यान से देख लेना बेटा। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया जाए ना, तो इससे हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है उसका ई और साई निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन अगर कर लिया जाए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो इन एन एटम फॉर इलेक्ट्रॉन गिव द वैल्यू ऑफ ई एंड साई। अब देखो ई क्या है, ई एनर्जी है, टोटल एनर्जी, और साई क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड है। यानी कि हमें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व कर लिया जाए तो उससे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं और वेव का एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं किसी एटम के अंदर। ये चीज़ है भाई। अब इसी में टॉपिक है, इसी टॉपिक यही चल रहा है, इसमें मैं बता रहा हूँ
फिजिकल, ये जो साई है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई और जो साई स्क्वायर है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो जो साई है, साई क्या हम क्या बोलते हैं, ये वेव है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये जो हाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको मैं साई से डिनोट कर रहा हूँ। तो साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बट जो साई स्क्वायर है ना, साई स्क्वायर, देखो लिखा है साई स्क्वायर, यानी कि इसी का स्क्वायर कर दिया जाए। अगर साई का स्क्वायर कर दिया जाए तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। यानी कि अगर इसका स्क्वायर कर दूँ ना, मैं ये कहूँगा कि वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इंक्रीजेस, यानी कि हम ये कहेंगे, इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ वेव इंक्रीजेस। अगर साई का स्क्वायर कर दिया ना, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड बढ़ने का क्या मतलब है, वेव की इंटेंसिटी बढ़ गई। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ वेव इंक्रीजेस। अब इंटेंसिटी बढ़ने का क्या मतलब बेटा, साई स्क्वायर का हमने कर दिया, इसमें इंटेंसिटी बढ़ने का क्या मतलब है, एक बार समझना। इंटेंसिटी बढ़ने का ये मीनिंग है कि जो न्यूक्लियस के बाहर रीजन है, अब ध्यान से समझना इसको, देखो कंसेप्चुअल बातें हैं सारी। देखो अगर ये बोल दिया जाए कि ये न्यूक्लियस है भाई, और न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है, 3D स्पेस है, ऑर्बिट नहीं कहना, सर्कुलर नहीं बोलना आपको, ये 3D स्पेस है न्यूक्लियस के बाहर। तो मैं ये कहूँगा कि न्यूक्लियस के बाहर अगर मेरे को साई स्क्वायर से इंटेंसिटी पता लग जाए किसकी, वेव की, यानी कि मैं यहाँ ना देखो डॉट डॉट ड्रा कर रहा हूँ, ऐसे 3D स्पेस में ऐसे डॉट ड्रा कर दिए मैंने। ऑर्बिट नहीं ड्रा कर रहा मैं, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, मैंने डॉट बनाए हैं। और डॉट का क्या मतलब है, डॉट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसकी, वेव की। यानी कि इन डॉट से हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता लगती है, इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावनाएं लगती हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर जो ये 3D स्पेस है ना, एक रीजन है 3D स्पेस, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। और हम डेफिनेट तौर पे ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कहाँ पाया जाएगा। क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्यों, बाय अप्लाइंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सिर्फ हम क्या बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ क्या बताई जा सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या एग्जैक्ट तौर पे आप ये बता सकते हो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एग्जैक्ट तौर पे ये बता सकते हो कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, नहीं बता सकते, बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सिर्फ क्या बताई जा सकती है, प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है, संभावनाएं बताई जा सकती हैं। और जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल ना यहाँ बाउंड्री बना दी भाई, हाइपोथेटिकल बाउंड्री बना दी। मैं ये कह रहा हूँ ये जो 3D स्पेस होगी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो 3D स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावनाएं होती हैं, इसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकता हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना भाई, ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऑर्बिटल्स हैं। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर 3D स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावनाएं होती हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडिंग न्यूक्लियस, 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडिंग न्यूक्लियस within which there is probability of finding electron।
जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावनाएं होती हैं, एग्जैक्ट तौर पे नहीं बता सकते, प्रोबेबिलिटी PROBABLITY। तो जहां इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावनाएं होती हैं, आप डेफिनेट तौर पे ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन यहां पाया ही पाया जाएगा। तो हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, संभावनाएं बता सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि इसको कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे किसी दिन अगर आसमान में बादल हैं तो हम ये तो डेफिनेट तौर पे नहीं कह सकते ना कि आज बारिश आएगी ही आएगी, तो हम सिर्फ क्या कहेंगे, संभावनाएं कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस के बाहर जो ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग 3D स्पेस है XYZ कोऑर्डिनेट में। यहाँ इन डॉट का मतलब क्या है, वेव की इंटेंसिटी साई स्क्वायर से ये पता लगाया गया भाई कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावनाएं हैं। डेफिनेट तौर पे नहीं कह सकते आप। जहाँ ज़्यादा संभावनाएं हैं उस रीजन को, उस 3D स्पेस को मैं क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो न्यूक्लियस के बाहर जो 3D स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 90% तक, 100% तक नहीं, 100% आप कह ही नहीं सकते, 90, 95%, 99% तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आप 100% ये नहीं कह सकते कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया ही पाया जाएगा, डेफिनेट तौर पे हम नहीं कह सकते हैं। यानी कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया है उसमें दो चीज़ों को शामिल कर लिया। कौन कौन सी दो चीज़ें, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव लाइक मोशन है, और वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमने कर दिया, तो उससे इंटेंसिटी से हम इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावनाएं बता रहे हैं। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन शो करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, और जो वेव लाइक मोशन है, वेव का एम्पलीट्यूड का हमने स्क्वायर कर दिया, तो वहाँ से वेव की इंटेंसिटी निकाल ली। और वेव की इंटेंसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावनाएं हम तलाश रहे हैं, डेफिनेट तौर पे हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। अब आप देखो, एक तो ऑर्बिट पढ़ के आए हो और एक यहाँ मैंने ऑर्बिटल्स बता दिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बता रहा हूँ बेटा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है देखेंगे भाई। यहां लिख दिया मैंने जैसे ऑर्बिट, और ये लिख दिया ऑर्बिटल। फर्स्ट पॉइंट, तो ऑर्बिट है क्या बेटा? ऑर्बिट क्या है? इज ए सर्कुलर पाथ। बोर मॉडल में नहीं बताया गया है। और क्या ऑर्बिट क्या है? एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रोटेट। ये बताया गया है भाई। ऑर्बिट क्या है? न्यूक्लियस के बाहर एक पाथ है। पाथ तो डिफाइन कर ही नहीं सकते, तभी तो ऑर्बिट को गलत बताया था। सर्कुलर पाथ तो होता ही नहीं। तो ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रोटेट। और ऑर्बिटल में क्या बताया गया है? ऑर्बिटल में बताया गया है कि ये एक 3D स्पेस है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडिंग न्यूक्लियस विद इन विच there is probability of finding electron. There is probability of finding electron. सिर्फ संभावनाएं हैं, डेफिनेट तौर पे हम नहीं बता सकते। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया डिफरेंस का ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। तो डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं किसके बीच में? ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में। फर्स्ट पॉइंट तो इनका, सॉरी ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल्स हैं। दूसरा पॉइंट, तो ऑर्बिट किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस के बाहर? प्लेनर मोशन। क्योंकि अगर ऑर्बिट सर्कुलर हैं तो वो तो किसी पार्टिकुलर प्लेन में हो गए ना, 3 डायमेंशनल तो नहीं हुए, 2 डायमेंशनल हुए। तो ऑर्बिट क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लेनर मतलब किसी पार्टिकुलर प्लेन में, 3 कोऑर्डिनेट्स में नहीं, 3 डायमेंशनल स्पेस में नहीं। तो ऑर्बिट क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लेनर मोशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स ये रिप्रेजेंट करता है। और ये किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट करता है? ये 3 डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट करता है। 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट भाई, डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। ऑर्बिट सारे कैसे होते हैं? सर्कुलर। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। अब जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्बिट्स की तरह ये भी सर्कुलर हो। देखो ऑर्बिटल्स आगे जाके हम पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स 4 तरह के पढ़ाए जाएंगे, एस, पी, डी एंड एफ। अब देखो जो एस ऑर्बिटल हैं ये तो होते हैं सफेरिकल। सफेरिकल होते हैं। सफीर कह रहा हूँ, सर्कुलर नहीं कह रहा बेटा। सफेरिकल होते हैं क्योंकि ये 3D में। सफेरिकल क्या होता है? सफीर क्या होता है? 3D में होता है। और पी होते हैं डम्बल शेप। पी कैसे होते हैं? डम्बल शेप के होते हैं। और डम्बल की स्पेलिंग DUMBEL आएगी। DUMBELL। डम्बल शेप, जैसे जिम में नहीं जाते हैं, जैसे इस तरह के होते हैं ये डम्बल्स, एक्सरसाइज करते हैं, इस शेप के होते हैं। कौन से? पी ऑर्बिटल। ऐसे जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये डम्बल शेप है। आगे जाके इसी चैप्टर में बताया जाएगा, इनकी शेप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट डिफरेंस का। किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? जैसे मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट है भाई। इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसे पता लगेगा? एक फार्मूला है। मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। 9th क्लास में पढ़ के आए हो। और n क्या है? n तो ऑर्बिट का नंबर है। जैसे मैं अगर कहूँ कि n 1 है तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 × 2 कितना होगा बेटा? 2। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। जैसे n 2 हो जाए इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे ही n अगर 3 हो जाए, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस फार्मूले से निकाले जाते हैं। 9th में पढ़ के आए हैं। किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये 4th पॉइंट है। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अपोजिट स्पिन। हैविंग अपोजिट स्पिन। जैसे मैं कह रहा हूँ ये कोई ना एक बॉक्स जैसे बना दिया। एक बॉक्स का मतलब ये एक ऑर्बिटल है। तो बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी स्पिन कैसी होगी? अपोजिट। जैसे एक तो मैंने अब ये एक एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन है, स्पिन ऊपर की तरफ दिखा रखी है, दूसरे की स्पिन कैसे दिखा रखी है? नीचे की तरफ। यानी कि एक ऑर्बिटल में कितनी एरो दिखा रखी है? 2 एरो। 2 एरो का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है। एक की स्पिन ऊपर की तरफ दिखा रखी है, तो एक की स्पिन कैसे दिखा रखी है? नीचे की तरफ। यानी कि अपोजिट है। इसकी ऊपर की तरफ दिखा रखी है, इसकी नीचे की तरफ। तो ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ डिफरेंस बेटा किसमें? ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कूल में वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस पढ़ लेना। इसके बीच ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्कूल्स में पूछा जाता है इसको। सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ लेना। इस कंसेप्ट को सिर्फ पढ़ के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ लेना। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस करना है आपको। कल हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वो डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से स्कूल्स में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर। थैंक यू बेटा।